नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। प्यारे बच्चों, मैं श्रीमती सरिता यादव, व्याख्याता हिंदी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महात्मा गांधी बरखेड़ा भेल से आपके समक्ष आज बच्चों हम कक्षा 12वीं की हिंदी के आरोह के काव्यखंड बहुत ही रोचक, आकर्षक, स्वाभाविक मनोवृत्ति प्रस्तुत करने वाली कविता पतंग का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं की आरोह भाग 2 पद्य खंड की पुस्तक से पतंग कविता का अवलोकन करेंगे, साथ ही साथ उसका हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये बताओ, आप क्या अच्छा लगता है आपको? जैसे आप खेलते हैं तो खेलने में आप कौन कौन से खेल पसंद करते हैं? जैसे जो हम मैदान में खेलते हैं, प्रांगण में खेलते हैं, खो खो है, कबड्डी है, और साथ ही साथ आप सभी को क्या पतंग उड़ाना अच्छा लगता है बच्चों? स्वाभाविक है, सभी बच्चों को बहुत आनंद आता होगा। कैसे दौड़ के जाना, पतंग के रंग बिरंगी कमानियां तैयार करना, उनको बनाना और पतंग के लिए दौड़ते भागते जाना एक प्रतिस्पर्धा के रूप में कैसे हम पतंग उड़ाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। तो बच्चों, आइए आज हम आलोक धनवा की कविता पतंग का अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ पतंग उड़ाने का बच्चों का जो प्रवृत्ति होती है, बच्चों की जो उनकी बाल मनोवृत्ति होती है, कैसे आनंदित होते हैं, उसका हम आनंद लेते हैं। तो किसी भी कविता का प्रारंभ करने के पूर्व हमें ये जानना आवश्यक है किसके द्वारा लिखी गई है कविता, कौन कवि थे, क्या उनका जीवन परिचय था। तो यहीं से हम प्रारंभ करेंगे बच्चों। आलोक धनवा जी का जन्म सन 1948 ईस्वी मुंगेर, बिहार में हुआ था। अब हम जानते हैं आप कैसे ख्याति प्राप्त हुए। आपकी रचनाएं, प्रमुख रचनाएं हैं प्रथम कविता जनता का आदमी 1972 में प्रकाशित भागी हुई लड़कियां। बच्चों, आप इन रचनाओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते जाइए। ब्रूनो की बेटियां, दुनिया रोज बनती है, एकमात्र संग्रह है आपका। आपकी प्रमुख रचनाओं के साथ साथ अब हम जानते हैं किस प्रकार से आलोक धनवा जी को सम्मानित किया गया, कौन कौन से सम्मान से, उपाधियों से आप विभूषित हुए। उनमें देखिए आप राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद का साहित्य सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, पहल सम्मान। सम्मान के पश्चात अब आपको ये भी जानना आवश्यक है आलोक धनवा जी की काव्यगत विशेषताएं क्या रही। कवि की 1972-73 में प्रकाशित कविताएं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को स्मरण है, मुख जवानी याद है। साथ ही साथ आलोचकों का मानना है कि इनकी कविताओं के प्रभाव
का अभी तक ठीक से मूल्यांकन नहीं किया गया है। इसी कारण शायद कवि ने अधिक लेखन नहीं किया। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का चित्रण है। ये बाल मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझते हैं। पतंग कविता बाल सुलभ इच्छाओं व उमंगों का सुंदर चित्रण है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी कवि का जीवन परिचय प्रमुख बिंदुओं पर आधारित होता है। उसी के अनुरूप यदि आप तैयारी करते हैं तो आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रमुख बिंदुओं में कौन कौन से बिंदु होते हैं? जैसे जन्म स्थान, जन्म, सामान्य परिचय, साथ साथ आपकी प्रमुख रचनाएं, एवं कवि हैं तो कवि का क्या? भाव पक्ष, कला पक्ष। यदि कवि के स्थान पर आपको किसी लेखक का जीवन परिचय देना है तो आप क्या देंगे? भाव पक्ष, कला पक्ष के स्थान पर भाषा शैली। बाकी आपके सारे बिंदु ज्यों के त्यों रहेंगे। प्रमुख रचनाएं, सामान्य जीवन परिचय, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। आज हम चर्चा किसी कर रहे हैं? पतंग के जो कवि हैं, रचयिता हैं आलोक धनवा जी, तो उनके भाव पक्ष के विषय में हम समझें, जानें। आप भली भांति समझने का प्रयास कीजिए। साथ ही साथ बच्चों, आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते जाइए। भाव पक्ष, जैसा कि शाब्दिक अर्थ से स्पष्ट है, कवि की भावनाओं पर आधारित आपको बिंदु इसमें देना है। आलोक धनवा जी की कविताओं में भारतीय संस्कृति का चित्रण है। ये बाल मनोविज्ञान को अच्छी तरह समझते हैं। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में होने वाले परिवर्तन का मनोहारी अर्थात मन को हरने वाला सौंदर्य चित्रण इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। आलोक धनवा जी जिस प्रकार से भाव पक्ष में सुदृढ़ हैं, ख्याति प्राप्त हैं, उसी प्रकार आपकी रचनाओं का, आपकी कविताओं का कला पक्ष भी अवलोकनीय है, स्मरणीय है। दूसरे प्रमुख बिंदु में नोट कीजिए कला पक्ष। आलोक धनवा जी के काव्य का कला पक्ष सुदृढ़ एवं अपनी रचनाओं के प्रस्तुतिकरण में पूर्ण सहायक है। कला पक्ष से आशय है काव्य को सहायक बनाने वाले बिंदु। जैसे इन्होंने अलंकारों का सुंदर एवं कुशलता से प्रयोग किया है। साहित्यिक खड़ी बोली के प्रयोग के साथ साथ अनूठे बिंबों का भी प्रयोग किया है। अब जीवन परिचय के अग्रिम बिंदु के रूप में आप लिख सकते हैं साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान की हम बात करें बच्चों, तो आलोक धनवा जी ने अल्पायु में ही अत्यंत ख्याति प्राप्त की। आपकी रचनाएं अनूठी एवं स्मरणीय है। सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी आप सक्रिय होने के साथ साथ अध्ययन मंडलियों का भी आपने संचालन किया। यदि हम कहें कि आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि हुए रहे, तो इस कथन में किसी प्रकार से कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
साहित्य जगत में आपका स्थान अविस्मरणीय है। यदि कहा जाए साहित्यिक श्रृंखला के आप अनूठे कवि हैं, आपका स्थान सम्माननीय एवं स्मरणीय है। ये आपकी उपाधि के स्वरूप, आपकी उपलब्धि के स्वरूप, आपके काव्य को सम्मान प्राप्त करने वाले सहायक बिंदु के रूप में हम मान सकते हैं। बच्चों, ये तो हमने जाना कि पतंग कविता के रचयिता कवि किस प्रकार से अपने जीवन में अपनी रचनाओं के साथ स्मरणीय रहेंगे। अब हम जानते हैं बच्चों अगले क्रम में कि पतंग कविता क्या है, पतंग कविता का प्रतिपाद्य स्वरूप क्या है। नोट कीजिए बच्चों, पतंग कविता कवि के दुनिया रोज बनती है। पुनः दोहराना चाहूंगी, पतंग कविता कवि के दुनिया रोज बनती है व्यंग संग्रह से ली गई है। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए कवि ने सुंदर बिंबों का उपयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है, जिसके जरिए वे आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तथा उसके पार जाना चाहते हैं। किस प्रकार से आपने अनुभव किया होगा बच्चों, जब आप अपनी पतंग की उड़ान भरते हैं छत पर, तो आपके मन में क्या होता है कि मेरी पतंग सबसे ऊंची जानी चाहिए, मैं आसमान की ऊंचाइयों को छू लूं और किसी भी प्रकार से उस प्रतिस्पर्धा में मैं विजेता रहूं, मेरी पतंग को कोई ना काटे। तो ये पतंग के प्रतीकात्मक रूप है। यह कविता बच्चों को एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां शरद ऋतु का चमकीला इशारा है, जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है, दिशाओं के मृदंग बजते हैं, जहां छतों के खतरनाक कोने से गिरने का भय है, तो दूसरी ओर भय पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं तब तथा पृथ्वी का हर कोना खुद ब खुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे ऊंचा उड़ाने का हौसला लिए अंधेरे के बाद उजाले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए अब हम देखते हैं किस प्रकार से कवि ने अपने कविता के माध्यम से हमें क्या समझाने का प्रयास किया है। उस पतंग कविता में कैसे उड़ान भरते हैं, कैसे हमें व्याख्या करना चाहिए, उन पंक्तियों के आनंद के साथ हम इस तथ्य को जानते हैं। प्रथम कविता के रूप में आप पद्यांश देखिए। प्रथम पद्यांश आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कैसे हमको भली भांति व्याख्या करनी है और अच्छे अंकों का अर्जन करना है। अब मैं कविता का वाचन करती हूँ। सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए
अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चला, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। पद्यांश को पुनः वाचन करना चाहूंगी। आप सभी भली भांति समझने का प्रयास कीजिए। अपनी पुस्तक से आप इसका वाचन करके भली प्रकार समझ सकते हैं। सबसे तेज बौछारें गईं, भादों गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चला, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। पद्यांश के वाचन के पश्चात आप ये जानना चाहेंगे कि कैसे हमें व्याख्या करनी है। व्याख्या करने के पूर्व आपको कठिन शब्दार्थों को जानना आवश्यक है। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखते जाइए। जैसे कुछ प्रचलित शब्द हैं, भादों। तो भादों क्या है बच्चों? आप हमारे हिंदी के जो माह हैं उनके नाम यदि आप जानते होंगे तो परिचित होंगे। भादों अर्थात घनघोर बारिश का मौसम, जहाँ की जिस ऋतु के पश्चात हम देखते हैं भादों मास में अंधेरा हो जाता है, घनघोर बारिश होती है, वो मास कहलाता है भादों मास। तत्पश्चात शरद ऋतु किस चीज का प्रतीक? उजाले का। ये ऋतु कब आती है? वर्षा के पश्चात। आपने कहीं पंक्ति सुनी भी होगी, वर्षा विगत शरद ऋतु आई। तो वर्षा के पश्चात आने वाली ऋतु शरद ऋतु। ये उजाले का प्रतीक, झुंड अर्थात समूह, द्विशारों से, संकेतों से, मुलायम, कोमल, रंगीन, रंग बिरंगी, बांस एक प्रकार की लकड़ी, नाजुक, कोमल, किलकारी खुशी में चिल्लाना। शब्दार्थ के पश्चात सर्वप्रथम व्याख्या के जो बिंदु के रूप में है वो है संदर्भ। संदर्भ में क्या देना बच्चों आपको? पाठ्य पुस्तक का नाम, कवि का नाम, रचना का नाम। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता पतंग से लिया गया है। यदि आप और साहित्यिक शब्दों में लिखना चाहते हैं, उद्धृत किया गया है। इस कविता के रचयिता आलोक धनवा जी हैं। प्रसंग अर्थात किस घटनाक्रम की हम बात कर रहे हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने मौसम के साथ प्रकृति में आने वाले परिवर्तनों व बाल मन की सुलभ चेष्टाओं का सजीव वर्णन किया है। अब लिखिए बच्चों, देखिए व्याख्या। कवि कहते हैं कि बरसात के मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती थीं वे समाप्त हो गईं। तेज बौछारों
और भादो माह की विदाई के साथ साथ ही शरद ऋतु का आगमन हुआ। अब शरद का प्रकाश फैल गया है। इस समय सवेरे उगने वाले सूरज में खरगोश की आंखों जैसी लालिमा होती है। कैसे कवि ने देखी उपमा दी है, सवेरे उगने वाले सूरज की कल्पना कैसे की है, खरगोश की आंखों जैसी लालिमा युक्त है। कवि शरद का मानवीकरण करते हुए, मानवीकरण अलंकार के रूप में क्या बताते हैं कि वह अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। वह अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है। दूसरे शब्दों में कवि कहना चाहते हैं कि शरद ऋतु के आगमन से उत्साह उमंग का माहौल बन जाता है। कवि कहते हैं कि शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर उड़ सके। वह ऐसा माहौल बनाता है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, यानी बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज व बांस की सबसे पतली कमानी से बनी पतंग उड़ा सकें। इन पतंगों को उड़ता देखकर बच्चे सीटियां किलकारियां मारने लगते हैं, प्रफुल्लित होने लगते हैं। इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियां भी दिखाई देने लगती हैं। बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल व नाजुक होते हैं। इस प्रकार व्याख्या करने के पश्चात आप देखेंगे काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य के बिंदुओं को क्रम से आप लिख सकते हैं। प्रथम, कवि ने बिंबात्मक शैली में, बिंबात्मक मतलब बिंब के रूप में शरद ऋतु का सुंदर चित्रण किया है। बाल सुलभ चेष्टाओं का अनूठा वर्णन है। शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है। उपमा, अनुप्रास, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश, अलंकारों का भी सुंदर प्रयोग है। खड़ी बोली में सहज अभिव्यक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग है। मिश्रित शब्दावली है। अब देखिए बच्चों, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तर के साथ मैं आपके सामने दोहराना चाहूंगी, आप नोट करते जाइए। पहला प्रश्न, शरद ऋतु के आगमन को किस प्रकार प्रस्तुत किया है? शरद ऋतु के आगमन को किस प्रकार प्रस्तुत किया है? बहुत ही आसान उत्तर है। शरद ऋतु के आगमन को नए उत्साह, उमंग और किलकारियों से परिपूर्ण प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न, पतंग के बारे में कवि ने क्या कहा है? बहुत ही आसान है, आपको ज्ञात होगा, आप लिख भी सकते हैं। क्या? कवि पतंग को संसार के सबसे हल्की और रंगीन चीज कहता है। अब देखिए काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न कि काव्य में किस प्रकार सौंदर्य लिया गया है। पहला प्रश्न लिखिए, सवेरा की उपमा का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर होगा, सवेरे के लिए खरगोश की आंखों की उपमा दी गई है। अगला प्रश्न, मानवीकरण का एक उदाहरण छांटकर उसका सौंदर्य समझाइए। उत्तर होगा, सवेरे को साइकिल चलाते बच्चों के समान आते हुए दिखाया गया है। इस वर्णन से प्रातःकालीन ताजगी का वातावरण साकार होता है। अगले क्रम में, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। इसमें शब्दार्थ में कपास रुई, कोमलता का भाव,
नरम कोमल, पैंग भरना, झूला झूलना, झूला झूलते हुए इधर उधर जाने की क्रिया। अक्सर प्रायः बेसुध बेहोश, मृदंग नगाड़ा, डाल शाखा अर्थात टहनी। संदर्भ आपका ज्यों का त्यों, जैसे आपने पहले दिया था पूर्व में। प्रसंग बदल जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कोमल बच्चों की इच्छाओं और क्रियाकलापों का चित्रण किया है। भावार्थ, कवि बाल मन की चेष्टाओं का मनोहारी चित्रण करते हुए कहते हैं कि बालक जन्म से अत्यंत नाजुक कोमल होते हैं। वे अपने जन्म के साथ साथ ही कोमलता का भाव लेकर आते हैं। बच्चों की कोमलता को स्पर्श करने के लिए पृथ्वी भी लालायित रहती है। जब वे मकान की छतों को अपने कोमल पांवों से कोमल बनाते हुए बेसुध होकर दौड़ते हैं तो पृथ्वी भी उनके बेचैन पांवों के पास आकर उनका स्पर्श करने हेतु घूमती हुई आती है। बच्चे अपनी किलकारियों के द्वारा सभी दिशाओं को नगाड़ों की तरह बजाते प्रतीत होते हैं। वे प्रायः वृक्ष की शाखा की भांति कोमल लचीले वेग के साथ इधर उधर झूलते हुए से अपनी मस्ती में डूबकर दौड़ आते हैं। काव्य सौंदर्य, कवि ने बच्चों की चेष्टाओं एवं क्रियाकलापों का सुंदर चित्रण किया है। भाषा शुद्ध, साहित्यिक खड़ी बोली है। मानवीकरण, अनुप्रास आदि अलंकार हैं। अभिधात्मक शैली का प्रयोग है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखिए बच्चों, सही विकल्प। बच्चे पतंगों के साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं? फूलों, तंतुओं, धागे, कल्पना। उत्तर होगा कल्पना। पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? स्वाभाविक है, कोमलता। पृथ्वी किनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है? बच्चों के। कौन सी ऋतु आकाश को मुलायम बना देती है? शरद। दौड़ते भागते बच्चे दिशाओं को किस तरह बजाते हैं? मृदंग। रिक्त स्थान की पूर्ति में पहला, पुलों को पार करते हुए खाली स्थान ऋतु आई आप लिख सकते हैं। शरद रिक्त स्थान चलाते हुए आता है। पतंग कविता में चमकीले विशेषण लिए हैं। छतों के खतरनाक किनारों से रिक्त स्थान का भय है। पांचवें में लिखिए आप, बच्चे खाली स्थान के साथ साथ उड़ रहे हैं। उत्तर आपको भली भांति ज्ञात है बच्चों। अब इसी क्रम में देखिए, सत्य असत्य आप करेंगे, साथ ही साथ एक वाक्य में उत्तर कैसे लिखना है। पहला देखिए, आकाश को मुलायम कौन बनाता है? शरद ऋतु। पतंग कविता में किस ऋतु का मानवीकरण किया गया है? उत्तर होगा शरद ऋतु का। कविता में कौन सी प्रवृत्तियों का वर्णन किया गया है? आप समझ गए होंगे, बाल सुलभ मनोवृत्तियों का। ब्रूनो की बेटियां रचना के कवि का नाम आलोक धनवा। बच्चे भागते हुए कैसे लगते हैं? कपास जैसे लगते हैं। कविता का सार भली भांति नोट कीजिए। साथ ही साथ अब आप पूरी कविता भली भांति समझने के पश्चात आप गृह कार्य संबंधी प्रश्न नोट कर सकते हैं। पहला, पतंग कविता में कवि ने बच्चों की तुलना किससे की है और क्यों? दूसरा, आपके जीवन में शरद ऋतु क्या मायने रखती है? अगले क्रम में, रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है? तत्पश्चात अंतिम प्रश्न, हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों में तुलसी, जायसी, मतीराम, विजयदेव आदि कवियों ने शरद ऋतु का सुंदर चित्रण किया है। आप इन्हें तलाश कर कक्षा में सुनाइए और चर्चा कीजिए। पतंग कविता में शरद ऋतु वर्णन उनसे किस प्रकार से भिन्न है, ये तुलनात्मक अध्ययन आप कर सकते हैं। बच्चों, पतंग कविता का आनंद लेने के साथ साथ आपने जाना होगा